2 दिन तक तो हम घूमते रहे। अब तीसरे दिन हमने रात को रुकना था और अगले दिन हमें वापिस अपने सिटी वापिस आ जाना था। तो जिस रात हम रुके हुए थे, तो उसी टाइम हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है, मतलब एक आता है, उसकी उम्र रही होगी कुछ 20-21 साल की उम्र रही होगी, तो वो आता है। वो अब हमें बाद में पता लगता है कि जो जिनका बेटा था, उनका वो दोस्त था। तो जब वो आता है, तो हम तीनों बैठे हुए थे, तो छत होती, तो छत पे हम तीनों बैठे थे, क्योंकि उस टाइम जो मौसम था, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था। जून के आस-पास का टाइम था, तो ठंडी हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम बहुत बढ़िया था। उनका जो उन्होंने होम स्टे भी बना रखा था, थोड़ा-सा वहाँ से पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, मतलब ऊपर उनको घना सा एक पहाड़ियाँ और जंगल नज़र आ रहा था। तो बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया लोकेशन पे था। तो हम 3 बैठे हुए थे। तो इस तरह से पहले हम बातचीत कर रहे थे। पहले हम बातचीत करने लगे कि जैसे कि जो माता गर्जिया देवी हैं, वो कौन है, क्या है, क्या उनके पीछे लोगों की आस्था है। पहले हम वो बात करने लगे। तो ऐसे हमारी बातें होती जा रही थी। तो बात करते-करते जो तीसरा जो पर्सन आया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 20-21 साल का जो उनका दोस्त था, तो उसने भी फिर हमसे बात करनी शुरू की। फिर उसने अपनी एक आप-बीती हमें बताई कि भई मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। तो वो कहता है आज भी मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं होता कि आज भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी भी चीज़ें होती होंगी, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि ऐसा होता था या ऐसा होता रहा होगा। पर आज भी अगर ऐसा हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई चमत्कार तो है और कहीं न कहीं इससे भक्ति और आस्था तो बनती है। तो जब उन्होंने हमें अपनी आप-बीती सुनाई, जब उन्होंने पूरी उनकी आप-बीती शुरू से लेके आखिर तक सुनी, तो फिर हमें लगा कि हाँ, ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? या सिर्फ़ ये एक इत्तेफ़ाक हो सकता है कि क्या ऐसा हुआ होगा? लेकिन कहीं न कहीं अगर इत्तेफ़ाक भी हुआ था, तो ये चमत्कार ही होगा। तो फिर हमें लगा कि ये बहुत ही बढ़िया आप-बीती है। तो हमें आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम इन इस तरह की आप-बीतियों को सुनते हैं, किसी के अनुभव को सुनते हैं, एक्सपीरियंस को सुनते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इस दुनिया में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, जिनको हम नहीं समझ सकते, और वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, हमारी मदद करती है, और जब भी हम कभी परेशानियों में, मुसीबतों में घिरे हुए होते हैं, तो भी हमारी बहुत बड़ी वो हेल्प करती है। तो इसी तरीके से उन्होंने आप-बीती सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि ये बात है लगभग 4-5 साल पहले की बात है। तो अब तो कह रहे कि मैंने एक अपनी दुकान खोल रखी है, उनका एक किराना स्टोर है, तो वो अब तो अच्छा खासा चल रहा है। कह रहे लेकिन उस टाइम जो मेरा किराना स्टोर था, बिल्कुल छोटा-सा स्टोर था, जैसे छोटा-सा एक खुक्का टाइप का स्टोर था, तो वहाँ पे मैं छोटी-मोटी जो चीज़ें बेचता था। तो मेरा स्टोर था वो। तो कई बार मैं बैठता था और कई बार मेरी मम्मी बैठती थी। वो कहते हैं मेरे फादर जो थे, उनकी लगभग 4-5 साल पहले ही वो एक्सपायर हो चुके थे, तो पहले वो बैठा करते दुकान में, तो अब मुझे बैठना पड़ता था। तो कह रहे मेरा पढ़ाई में इतना मन तो लगता नहीं था, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो दुकान ही सँभालता हूँ। तो उसके बाद कभी मैं और कभी मम्मी, हम दोनों वहाँ बैठे रहते थे दुकानों में, करते रहते थे। तो इस तरह से अगर चल रहा था, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो कह रही मेरी मम्मी अचानक ही वो दुकान में बैठी हुई थी। तो पता नहीं क्या हुआ होगा, उनको बेहोश हो गए। तो उस टाइम में एक जो और महिलाएँ थी, जो साथ में बैठती थी, वो अपनी चाय का ठेला लगाती थी, वो भागते हुए कह रहे मेरे पास आई, उन्होंने घर पे आई, उन्होंने कहा कि भई देख तेरी माँ को क्या हो गया? तो मैं भी भागते हुए देखा, तो वो बेहोश गिरी पड़ी है। तो जब वो बेहोश गिरी पड़ी है, तो अब करते क्या, हम पहले उनको घर लेके गए, उनको पानी-पूनी के छींटे मारे। तो जब पानी के छींटे मारे, तो उनको होश आ गया। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे चक्कर सा आया और मैं गिर गई। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, और ऊपर से थोड़ा टाइम भी चल रहा था, जून-जुलाई के आस-पास का टाइम है, तो उस टाइम भी कह रहे गर्मी हुई होगी, तो शायद गिर गए होंगे, बेहोश हो गए होंगे। तो मैंने कहा कि चलो आप रेस्ट करो, मैं बैठूँगा दुकान में, तो मैं दुकान में बैठने लग गया। तो मैं सुबह से शाम तक मैं ही दुकान में बैठने लग जाता था। तो उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन मैं, जैसे कि सैटरडे से शनिवार के दिन के आस-पास की बात थी। मैं शाम हो चुकी थी, तो मैं ज़्यादा 6-7 बजे दुकान बंद कर देता था, क्योंकि 6-7 बजे वहाँ कोई आता नहीं था, तो मैं अपने घर आ जाता था। मैं 6-7 बजे दुकान बंद हो गई थी, तो मैं सीधा अपना मैं घर गया, तो मैं देखा दरवाज़े में नॉक कर रहा हूँ, तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। मैंने 1 बार नॉक किया, 2 बार नॉक किया, तो अंदर से ये तो था कुंडी लगी हुई है। तो जब मैंने 2-3 बार आवाज़ भी मारी कि मामा कोई है, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मुझे लगा यार हो क्या गया? मुझे इस बात का भी मेरे को लगा कि कहीं यार फिर से वो चक्कर-चुक्कर खा के तो नहीं गिर गए। मैं दरवाज़ा खटखटाया, नहीं हुआ। खिड़की जो थी बंद थी। फिर जो आस-पड़ोस मेरे पड़ोस में थे, मैंने उनको बुलाया 3-4 को, मैंने कहा भई देखो अंदर ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो वो 4-5 भी कह रहे इकट्ठे होके आए, उन्होंने भी मतलब दरवाज़े को बजाया, खटखटाया, उन्होंने कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भई कोई बात हो सकती है, एक काम करते हैं, हम इस दरवाजे को मतलब वो तोड़ते हैं। तो मेरे को पहले लगा यार दरवाज़ा तोड़ दोगे तो जोड़ेगा कौन? टूट तो जाएगा ये, पर जोड़ेगा कौन? अगर पता लगे मैं क्या पता सो रही हो, नींद में आ गई हो, तो नींद आ गई हो, दवाई-ववाई खाई हो उसने। तो उन्होंने कहा भई बता क्या करना है? पहले मैं सोचा कि क्या करें? फिर आखिर में मैंने एक डिसीज़न लिया, मैंने कहा तोड़ ही दो यार दरवाज़ा अब। तो उसके बाद उन्होंने कह रहे कि आए, मैं 3-4 हम लोगों ने पूरा जोर लगाया दरवाज़े पे। जब जोर लगाया तो दरवाज़ा वो घर पुराना सा था, तो दरवाज़ा इतना मजबूत तो था नहीं कि वो ना टूटा। कुंडी भी थी और कुंडी छटक के उधर गिर गई होगी शायद पीछे, और दरवाज़ा खुल गया। जैसे हम अंदर गए, तो मैं क्या देखता हूँ, जो हमने किचन बना रखा है वहाँ पे गिरी पड़ी है, बिल्कुल ही वो लेटी पड़ी है, और उसकी जब शायद सर-सुर बजा होगा तो हल्का-सा उसका ब्लड भी सिर में से गिर रहा है। तो मैं भागते हुए गए, अब लोग भी भागते हुए गए, और हम जल्दी-जल्दी उसको उठाया।
सामने जो अंकल थे साथ में उनकी एक गाड़ी थी, तो उन्होंने गाड़ी में बैठाया, हम सीधा ले गए उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। तो जो हॉस्पिटल वगैरह हमारे घर से कुछ 8-10 मिनट की दूरी पे ही था, तो हम सीधा वहाँ लेके हमने वहाँ उनको भर्ती कराया। जब उनको भर्ती कराया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी फिर टेस्ट-वुस्ट करते हैं इनके, पहले पट्टी-वट्टी करते हैं, वेट करो। तो खैर हम हॉस्पिटल के मैं बाहर बैठ गया। जब बाहर बैठ गया तो मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये चीज़ होगी। तो उसके लगभग मतलब हम जिस रात की बात थी हम लेके गए थे, तो सुबह हो गई थी, लेकिन अब सुबह के उन्होंने शायद 5:30 के 6 बजे डॉक्टर राउंड पे आते हुए आए, उन्होंने टेस्ट-वुस्ट देखे, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने कहा इधर आ। मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा भाई कि जो आपकी माँ है, उनके जो एक तो सर पे चोट लग गई, तो सर उनका जो चोट उनके लगी है, इस कारण से सर पे थोड़ा उनका मतलब एक तरह डैमेज सा हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको हमें लगता है कि या तो इनका डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है, शुगर भी इनका बढ़ गया है। तो हमने कहा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा अभी इनका सिर का ना हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ना चोट थोड़ी ज़्यादा लगी है, ऊपर से बुजुर्ग हो चुके हैं, चोट ज़्यादा लगी हुई है, तो वहाँ पे हमें टाँके लगाने पड़ेंगे, तो इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन होगा, मैंने कहा चलो कर दो, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए का अरेंज करना पड़ेगा। 3.5 लाख इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, तो डॉक्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो उसके लिए वो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, काफ़ी तरह के उनको केयर रखनी पड़ती है। और ऊपर से कह रहे ब्लड भी शायद अब निकले, तो ब्लड भी निकल गया इनका, काफ़ी तक ब्लड भी गिर गया, तो ब्लड भी इनका चढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहे कि आप देख लो आपको करना क्या है? तो पहले तो मैं बाहर गया, मैं सोच में पड़ गया कि यार अभी तो हमने दुकान में इतनी ज़्यादा हो भी नहीं, अभी जो गुज़ारे के लिए ही पैसे आ रहे हैं, अब उस पर से उन्होंने 3.5 लाख रुपए की बात कर दी, अब ये इतना रुपए हम लाएँगे कहाँ से? तो फिर भी मैंने कहा कि जाना तो है, उन्होंने कहा ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा आज शाम को ही, मतलब आज शाम को, आप शाम तक टाइम है, शाम तक आप कर दीजिए, नहीं तो इनको हम डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे। तो रिस्क हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यार ये पेशेंट आपका यहाँ पड़ा रहा, कल इसको कुछ हो गया, तो आज के टाइम में तो लोग सब सारा काम डॉक्टरों के ऊपर ही बोल देते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने वैसा किया। तो इस तरह का रिस्क हम नहीं लेने वाले। आप अपने पेशेंट को, जो अपनी माँ है, उसको आप ले जाओ। और आपके पास शाम को 6 बजे तक का वक़्त है, 6 बजे या तो आप बता देना। तो कह रहे हमारे जो डॉक्टर आएँगे, डॉक्टरों को दिल्ली से आना है, स्पेशल दिल्ली से डॉक्टर हम बुलाएँगे, तो वो डॉक्टर फिर आ जाएँगे। तो जो ऑपरेशन होगा वो रात के 10 से 11 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा कि यार ये भी एक अजीब-सी मुद्दे वाली बात कर रखी है इन्होंने। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो जब मैं बाहर आया तो मैंने फ़ोन मिलाया सबसे पहले अपने, जो मेरे वहाँ अंकल रहते थे, जिनको कि मैं चाचा बोलता हूँ, मैं चाचा जी ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर डॉक्टर कहे तो तुझे कराना ही पड़ेगा, अब रिस्क है भैया, सिर की चोट है, सिर में कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, तू करा ले। तो मैंने कहा कि भैया 3.5 लाख रुपए माँग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने रुपए, इतने रुपए तो कह रहा है, कहाँ से तुम्हारे पास तो होंगे कुछ। मैंने कहा क्या कुछ रुपए कुछ भी नहीं बचे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे थे हमने दुकान में सामान, इस बार ही अभी पिछले हफ्ते की बात है, जो थोड़ा बहुत पैसा सेविंग थी वो हमने दुकान का सामान मंगवा लिया, क्या थोड़ा त्योहार फेस्टिवल आ जाएँगे तो उसमें सामान ज़्यादा बिकेगा, चक्कर में सारे पैसे खर्च हो गए। और सेविंग में देख लो कितने बचे होंगे, 25 हज़ार रुपए होंगे अकाउंट में, अगर मैं जोड़-तोड़ के भी कर लूँ तो। कह रहे बाकी रुपए आप दे दोगे? तो उन्होंने कहा भाई देख इस टाइम तुझे पता ही है कि मैंने अभी बेटी की शादी करवाई है, तो मेरे पास पैसा है नहीं है, तो तू कहीं और देख ले। तो उसके बाद कह रहे फिर मैंने अपने विस्तार में मामा जी को फ़ोन किया कि मामा जी ऐसी-ऐसी बात है। उन्होंने कहा भाई देख तुझे पता ही है कि अभी मैं जो मेरा बेटा था उसके अभी बीटेक में ही पैसा लगा है, क्योंकि अभी हमने कॉलेज में एडमिशन करवाया उसका, तो उसके 1.5-2 लाख रुपए लग गए हैं पहले ही सेमेस्टर में, और खर्चे और बढ़ने वाले हैं, तो इस समय मेरा भी हाथ बिल्कुल टाइट है, मैं भी अभी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने कहा आस-पास में जितने मेरे जान-पहचान के थे 3-4 लोग थे, मैंने उनसे बातचीत करी, यही बात मैंने उनको बोली, तो सब के सब ने कोई ना कोई, अब रियलिटी थी उनकी या बहाना था, वो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सबने कहा कि भई हम इतने पैसे तो नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा हम 5,000 दे देंगे, किसी ने कहा हम 7,000 दे, उसमें क्या होना था, क्योंकि मुझे कम से कम उन लोगों ने 3.5 लाख रुपए उन्होंने बोल दिया था कि भई इतनी चाहिए। और टाइम गुज़रता जा रहा था और लगभग 2 या 3 बज चुके थे, तो मुझे लगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, और अगर मैं इनको घर लेकर आ गया अपनी माँ को, तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? इनको मैं कहीं शिफ्ट भी नहीं कर सकता, शिफ्ट भी लेके जाऊँगा फिर वही टेस्ट-वेस्ट होंगे, फिर पैसा वही, कम से कम जो पन 10-15 हज़ार रुपए तो उनके टेस्टों में ही निकल गए थे मेरे सारे के सारे, और मैं सोचा कि जो 15-20 हज़ार रुपए बचे हैं मैं ये भी कर दूँगा तो उसमें खत्म ही हो जाएगा, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो मैं फिर विचार में पड़ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो उसके बाद अब मुझे, मैं कहा मैं घर जाता हूँ, घर देखता हूँ, तो मैं घर के अंदर गया, तो घर के अंदर मैं देखा कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैं घर में जाके बैठ गया, कुछ देर में बैठ गया। मैंने अब घर में बैठा रहूँगा, उस पास हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। 5 बजे उन्होंने मुझे बताया था, ठीक 4 बजे उनका फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से कि भई आपका एक पेशेंट है, ये पेशेंट नंबर है, जिनका नाम ये है, तो आप उनको बता दीजिए, जो डॉक्टर, जो हमारे सीनियर डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि अगर ये हमें अपडेट नहीं देते हैं, ये आधे घंटे तक, तो अपने पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देंगे, तो वो अपने पेशेंट को ले जाएँ। तो कह रहे मैं अब दिक्कत में बैठ गया हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? ये कुछ पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तभी मुझे एक बात का ध्यान आया, मेरे को ध्यान क्या आता है कि वहाँ पे
जो मेरे पिताजी थे, जिनकी डेथ हो गई थी, वो उनकी वहाँ फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं उनके सामने जाकर, तो हमने उनकी जो फ़ोटो लगा रखी थी, जो हमारा देवी स्थान था, वहीं पर ही हम उनकी पूजा किया करते थे, तो वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, उनको वहाँ पे जाके मैं रोने लग गया कि भई ऐसा हो गया देखो, आप भी चली गई और मेरी जो वो भी चली जाएँगी, तो मैं तो अकेला रह जाऊँगा, तो इसका मतलब है क्या? और ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो पैसा लगा सकूँ या जोड़ सकूँ या कर सकूँ। तो मैं आखिर में करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मेरा सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब आप ही हमें मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि कहते हैं कि पितृ एक देवता होते हैं, तो आप तो एक तरह से देव रूप में चले गए होंगे, तो आप तो हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा रह चुके हो। तो अब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जैसा पहले हमने मुसीबतों में रक्षा की जब जीवित थे, तो अब भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो उसके कुछ देर के बाद कह रहे कि मैंने अपना फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा दिया। साइलेंट मोड पे मैंने फ़ोन को इसलिए लगा दिया अपना, कि अब हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा तो मैं उठाऊँगा ही नहीं, और ये मैं कह रही बस मैं उनको बोले जा रहा, कम से कम मैं उनको 15-20 मिनट तक यही चीज़ सुनाता गया कि ऐसा है, वैसा है, मतलब कुछ नहीं किया, अब देखो हालत ऐसी हो गई है, आप तो चले गए और ऊपर से उनको चोट लग गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं पता लगा कि ऐसे में कब तक होता रहा, और कम से कम 5 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, मतलब साढ़े 5 बज चुके थे। तो मुझे लगा कि शायद ये ना हो कि हॉस्पिटल से लगातार कम से कम 18 की 20 मिस्ड कॉलें मैंने देखी कि आ चुकी थी। तो मुझे ये लग गया था कि उन्होंने शायद डिस्चार्ज करके रख दिया होगा बाहर, अब कुछ भी हो सकता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल को दोबारा फ़ोन करूँ और ये पूछूँ कि क्या हालत है? और मुझे इस बात का भी डर था कि अगर कुछ हो गया होगा, कहीं लेके जाना होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला पड़ चुका था और कोई मेरे बचाने के लिए नहीं था। तो मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? तो उसी वक़्त मैं क्या देखता हूँ, जो पिताजी की तस्वीर है, अब मुझे पता नहीं क्या, कि भ्रम हुआ कि मुझे नहीं पता कि उनकी आँखें ब्लिंक हुई है। जैसे कहते हैं ना, किसी की आँखें एक बार झपकती है, तो उनकी आँखें ब्लिंक हुई है और उनके जो होंठ, ऐसे मुझे लगा हल्के से खुले और हल्के से बंद हुए हैं। अब कह रहे हो सकता है कि मैं इतना दुखी था, तो मुझे ऐसा एक भ्रम पैदा हुआ होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। उनकी आँखें ब्लिंक हुई है, उनके होंठ ऐसे हल्के हल्के बंद हुए हैं। तो जो वैसे तस्वीर में एक तरह से देखा, अब पहले तो मेरे को धक्का सा लगा कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि आँखें ब्लिंक हो नहीं सकती। मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, माइंड ही मेरा काम नहीं कर रहा है। उसके बाद कॉल फिर लगभग एक कॉल फिर हॉस्पिटल, मैंने कहा उठा ही लेता हूँ यार, जो मैंने हॉस्पिटल कॉल करी। अब मैंने डरते-डरते कहा कि हेलो, तो मुझे लगा कि अब ये बोलेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे कि भई ऐसा है, वैसा है। उन्होंने हेलो, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं कह रहा यार, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, डॉक्टर साहब आ चुके हैं। मैंने कहा कौन से डॉक्टर साहब आ चुके हैं? मैंने कहा आपने गलत फ़ोन मिलाया होगा। कह रहा नहीं, तुम्हारी माँ का नाम ये है? कह रहे हाँ। कह रहे हैं, कह रहे कि ऐसा हुआ कि हमें लगा उनको दिल्ली से बुलाना पड़ेगा डॉक्टर साहब को, लेकिन पता लगा कि वो किसी और हॉस्पिटल में उनको बुलाया, पहले से ही बुलाया गया था। जब हमने उनको कॉल की, उन्होंने कहा मैं यहीं इधर ही आ रखा हूँ, तो मेरे को आने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो वो पहुँच चुके हैं और वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मुझे दंग लगा कि यार ये कैसे हो गया? मैं जल्दी से मैं उठा। मैंने कहा कि ये तो पक्का ये मज़ाक कर रहे हैं, मतलब ऐसी ड्रामाबाज़ी कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कि चलो भाग के जाता हूँ। तो मैं भागते हुए कह रहे गया, हॉस्पिटल सीधा भागते हुए गया और भागते-भागते ही गया। मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं रहा कोई ऑटो करना है, कुछ करना है, मैं भागते-भागते ही जी चला गया और पहुँच गया मैं हॉस्पिटल में। जब मैंने हॉस्पिटल को खोला, मैं हॉस्पिटल के भीतर गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो कहता हूँ मेरी जो माँ थी वो कहाँ है? तो वो कहते हैं जिनका ना करे, उनका तो अभी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है सर, अब डॉक्टर आपको डॉक्टर बुला रही है यहाँ पे आपको मिलने के लिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं। तो उन्होंने मुझे एक फाइल सी दी, मैं जल्दी मैंने साइन-सूइन से किए। उसके बाद जो वही डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे टाइम दिया, वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि चलो, हमें डॉक्टर आज यहीं थे, तुम्हारा तो किस्मत बहुत बढ़िया, भाग्य अच्छा है कि डॉक्टर आज यहीं थे। तो अब हमने उनको बोल दिया है, तो अब ऑपरेशन होने ही वाला है, ठीक है? तो लगभग डेढ़ 2 घंटे का टाइम लगेगा हमें। उसके बाद हम पेशेंट की हालत देखेंगे कि क्या है, क्या हालत नहीं है। उसके बाद फिर हम तुम इनको कल सुबह इनको मिल लेना। तो मैं कह रहा कि वहीं बैठ गया। अब रात भर वो डॉक्टर आ रहे, कभी नर्स आ रही है, कभी डॉक्टर आ रहा है, कभी नर्स आ रही है। मैं पूछ भी रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे, कह रहे अभी चल रहा है। तो लगभग जो उन्होंने डेढ़ 2 घंटे कहा था, उसमें उनको 3 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया था। तो उसके बाद वो आए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने पेशेंट अभी रेस्ट पे है, आप सुबह जाके मिल लेना। तो फिर मैं अपने कह रहे कि मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं लेकिन वहीं बैठा रहा। तो वहीं बैठा, तो सुबह के लगभग साढ़े 4 की 5 बजे मुझे नर्स ने कहा कि आप जाके मिल सकते हो। तो मैं जाके देखा, माँ लेटी हुई थी, उनके जो ऑक्सीजन होता है वो लगा हुआ था। तो जब देखा, तो उन्होंने आँखें खोली हुई थी, आँखें देख रही थी मेरी तरफ को वो, तो पट्टी-पुट्टी बिल्कुल बंधी में बाँध रखी थी उन्होंने। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद 1 2-3 घंटे के बाद जो डॉक्टर जूझ-जाँच लेके, उन्होंने जूझ-जाँच लिया हुआ, तो उसके बाद मेरी बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या हुआ था? तो मैंने उनको बताया कि भई आप गिर गए थे, आपका पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ? आपका सर चोट लगी और आपकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई है। तो उन्होंने कहा पता नहीं, मेरे को नहीं पता। तो मैंने कहा कि इस बात का ध्यान रखो। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरा ऑपरेशन हुआ है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे इसमें तो खर्चा बहुत आया होगा। मैंने कहा आया तो होगा, पर चलो तुम उसकी चिंता मत छोड़ो। अब मुझे ये समझ में नहीं आया
कि भई इन्होंने ऑपरेशन कर कैसे दिया और वो भी इतनी जल्दी ऑपरेशन, उसमें डॉक्टर ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर जो थोड़ी देर के बाद जब मेरे को बुलाया गया, नर्स ने कहा कि आपको रिसेप्शन पे बुला रहे हैं, तो मैं रिसेप्शन पे गया। तो उन्होंने कहा यहाँ साइन कर दो। तो मैंने कहाँ पे साइन कर दूँ? उन्होंने कहा यहाँ पे साइन कर दो। तो मैंने कहा कि साइन कर दूँ? मैंने साइन किया, तो जब मैं साइन करता हूँ तो रिसिप्ट का साइन होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि वहाँ पे 3 साढ़े 3 लाख रुपए का वहाँ पे रिसिप्ट होती है। बस साढ़े 3 लाख रुपए वहाँ पे होता है कि भैया जमा कर दे, तो उसमें साइन करता हूँ, मुझे वो रिसिप्ट दे देते हैं वो कि भैया ये रिसिप्ट तुम पकड़ो। भैया रिसिप्ट पकड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ, या तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये साढ़े 3 लाख कैसे, मतलब किस कैसे? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या? नहीं, कह रहे आपने तो किसी को भेजा था अभी कुछ देर पहले, आपके ही नॉन का कोई पर्सन आया था, उसने भाई नाम लिया, पहले आपका नाम लिया, फिर जो आपके फादर साहब है उनका नाम लिया, फिर जो आपकी वाइफ मतलब वो है मदर है उनका नाम लिया, और उसके बाद उन्होंने, जब हमने उनको कहा कि आप उनकी तरफ से आए, तो हमने उनको अमाउंट बताई कि साढ़े 3 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने उसी टाइम, उन्होंने उनके पास करे कैश था, उन्होंने मुझे कैश थमा दिया साढ़े 3 लाख रुपए का। और बस मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भैया आज के टाइम पे 5,000 रुपए देने को तैयार नहीं खड़ा था, और लोगों ने साढ़े 3 लाख रुपए इन्होंने दे दिए। कुछ तो बात हुई है पक्का, कुछ ना कुछ तो चीज़ है ऐसी चीज़ का। फिर भी मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर उसके मतलब 3 या 4 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, माँ घर पे आ गई थी। अब जब घर पे आ गई थी तो मैं घर पे बैठा था। तो उसी मतलब शाम के टाइम का 5:30 से 6 बजे का वक़्त रहा होगा। बंदे ने मतलब एक दरवाजे पे नॉक हुआ, तो दरवाजे पे नॉक हुआ, तो दरवाजा खोला तो देखा, तो एक पर्सन थे अच्छे खासे, उन्होंने मतलब कपड़े पहने हुए थे, वो अंदर आए, उन्होंने हाथ-वूथ जोड़े। तो उन्होंने फिर पिताजी का नाम लिया वहाँ पे, उन्होंने कहा आप उनके बेटे हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने उनको पहचाना, बोले माँ? कह रहे हाँ। तो उन्होंने ऐसी बातचीत शुरू करी। तो उन्होंने कहा अब इनकी हालत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया? मैंने कहा हो गया, बिल्कुल हाँ, सही हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बता दो। तो मैंने कहा ज़रूरत मतलब, मैं समझा नहीं कि आप हो कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं आपके जो पिताजी हैं, मैं उनका दोस्त हूँ। तो लगभग आज से मतलब 12, 13, 14 साल पहले की बात है। हमने छोटा-मोटा एक अपना जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास कुछ पैसे थे, मेरे को भी पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं उन हम दोनों ने पैसे मिला के एक स्टॉक शेयर में पैसे जमा कर दिए कि भई 10-15 साल के बाद जब भी कुछ पैसा-पूसा बढ़ जाए, 8-10 साल में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसे को निकाल लेंगे। तो हमने लगभग कह रहे कि डेढ़ की 2 लाख रुपए इन्वेस्ट वहाँ कर दिए थे, मतलब वहाँ पैसा हमने रख दिया, डेढ़ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। आप कह रहे हैं कि उस टाइम वो बहुत सस्ते थे, तो हमने ज़्यादा ले लिए थे। लेकिन अब हमें पता लगा कि 7-8 साल में उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी। बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लग गई थी, बहुत तेज़ ग्रोथ होती जा रही थी, और आज इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी, तभी कह रहे वो ग्रोथ इतनी बढ़ी गई थी, उन्हें बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे कि मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा निकाल के अपना सिस्टम बना लिया था। लेकिन जो उनके हिस्से का पैसा था, जो उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, तो कह रहे कि पिछली ही रात को जब मैं सपने में था, तो तुम्हारे पिताजी मतलब मेरे अचानक ही सपने में आए हैं, और उन्होंने कहा भई कि जो पैसा मैंने तुम्हें दे रखा था, जो बढ़ गया है, अब वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तुम लेकर जाओ, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का नाम भी बताया कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पैसा जमा करो। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा, मैंने पेशेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि पिछली रात को ही तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि भई जो मैंने पैसा तुम्हें दिया था, उसमें मुझे लगता है मुनाफ़ा बहुत अच्छा हुआ है, तो तुम उस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे बेटों को और मेरी वाइफ़ को है, तो तुम वहाँ पे जाओ। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का पता भी बताया सपने के अंदर ही। तो मैं उस टाइम पहुँचा, तो मैं पहुँचा था लगभग साढ़े 4 बजे के आस-पास। तो तुम्हारी माँ का जब नाम लिया, तो उन्होंने कहा, "हाँ, ये पेशेंट है, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी डिस्चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि साढ़े 3 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो इनका जो बेटा है, वो अभी तक लेके नहीं आया है।" कह रहे कि मैं उस टाइम मेरे पास पैसे थे, तो मैंने वो उसमें से वो पैसे उनको दे दिए, कि मैंने कहा कि पकड़ो तुम, लेकिन ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए, और मेरा ये नंबर लिख लो, अगर पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका पैसा दूँगा। तो कह रहे मैं घर पे आया हूँ। तो जब हमने ये बात सुनी, तो हम बहुत ज़्यादा दंग रह गए। मेरी माँ के भी आँसू टपकने लग गए, मेरे भी आँसू आने लग गए थे, और जो उनके फ्रेंड थे उनके भी आँसू आ गए। वो कह रहे यार ऐसा भी होता है, मैं तो पहले सुना था कभी कि जो हमारे पितर होते हैं हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन वो मेरे सपने में आए। उसके बाद उन्होंने एक बैग लेके आए, तो जब उन्होंने बैग दिया, तो उसमें भी कम से कम ढाई से 4 लाख रुपए और थे, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए और थे। उन्होंने कहा ये मुनाफ़े की रकम है, ये मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, तो ये इतना मुनाफ़ा है, ये पकड़ लो तुम। तो जब वो 4 से 4 लाख थे, उससे क्योंकि हमें पता था कि ये पैसा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उससे हमारा बहुत कुछ होने वाला था। जब हमने पकड़ा, और एक तो हमने उनकी ईमानदारी देखी कि भई ऐसे भी आज के टाइम पे लोग हैं कि जो आज 10,000 रुपए ले किसी से वो भूल जाते हैं, ये तो फिर भी इतनी बड़ी रकम दे के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारे ही पिताजी के थे, और तुम्हारे पिताजी आए थे, ठीक है? तो वही एक तरीके से कह रहे मैं भी मान गया हूँ आज के टाइम में कि जो पितृ होते हैं, वो एक देवता होते हैं, और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वही जो पितृ होते हैं, वही जो देवता होते हैं, हमारी रक्षा के लिए आते हैं। तो इससे मुझे पता लग गया। तो जब उन्होंने हमें ये आपबीती सुनाई कि ऐसा हुआ था, तो हम भी बहुत दंग रह गए कुछ देर तक।
लगभग हम 15-20 सेकंड तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे भी चमत्कार रियलिटी में होते हैं और अगर ऐसे चमत्कार होते हैं, तो कितनी बड़ी ऐसी शक्ति है। तभी पहाड़ों में कहा जाता है कि जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं या जो भी जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो पितृ बन जाते हैं, पितृ एक देवता हो जाता है। तो अगर कोई और देवता हमसे रुष्ट हो सकते हैं या और ईश्वर हमसे रुष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारे पितृ हैं, वो एक देवता बन गए और वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, तो वही हमारी फिर मदद में किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आते हैं और यही मदद से हमें पता लगा। तो इसीलिए हम भी आपसे हमेशा कहते हैं और बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि जो पितृ होते हैं उनके हमेशा नाम लो। जब भी कोई आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, घर में पूजा है, पाठ है, कोई भी अच्छा अवसर है, खुशी का अवसर है, तो पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ निकालो, पितरों के लिए कुछ ना कुछ उनके नाम से दान करते रहो, ठीक है? क्योंकि यही पितर ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हो सकता है आपके सगे-संबंधी, आपके रिलेटिव या रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दें। लेकिन जो ये पितर होते हैं, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो आपके लिए हैं, आपके साथ हमेशा बने रहते हैं और उन्हीं की ही एक आशीर्वाद है, उन्हीं का ही जो एक कृपा होती है, कहीं न कहीं वो आपकी मदद और आपकी हेल्प बहुत ज़रूर करती है और इस आपबीती ने हमें यही सिखाया है। आप भी ज़रूर करिए और उसमें आप जय पितृदेव या जो भी आप लिखना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्या पता जो पितर हैं आप किसी मुसीबत में फँसे हो, किसी दिक्कत में फँसे हो, कोई संकट में फँसे हो, वही पितर आपको इस संकट से बाहर निकालने वाले हैं और सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखिए, पितृ एक देवता है, आप उनके हमेशा नाम लीजिए, सुबह नाम लीजिए, शाम को नाम लीजिए, वही आपकी रक्षा करेंगे और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भी वो आपकी रक्षा करने वाले हो, जब आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। बाकी इस तरह की और भी आप बीती हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी होती है, शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं ताकि लोगों को पितृ देवता है, पितरों के बारे में भी आपको पता लगे।